हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाई विद अदिति रोया। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आप लोग का ज्योग्राफी बुक्स का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर का पार्ट 1। We will be discussing two major things. The first, the types of agriculture that are there in India or the farming methods, and second, the various cropping seasons or the cropping pattern that is followed in India. Let us start. Also, you will be needing a geography NCERT for this. In case you don't have it right now, I have provided a link to the PDF of the book in the description down below. Do check it out and keep it ready for this video. Let us start. Now, agriculture के बारे में हम पढ़ते ही क्यों हैं? The basic reason is कि एक तो agriculture Indian economy की primary activity है. It provides employment to more than 2/3 of Indian population. इंडिया की आधी से ज़्यादा जनता डायरेक्टली एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है. एग्रीकल्चर इज समथिंग जो इंडियंस की लाइफ से बहुत डीपली जुड़ा हुआ है. हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो एग्रीकल्चर के अराउंड हैं. देन इंडिया का क्लाइमेट बहुत डाइवर्स है. इंडिया के अलग अलग एरियाज में वी एक्सपीरियंस डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइमेट. So depending on all these factors, there are different kinds of agriculture that are practiced in India. We'll be discussing three major types. Now the first kind of farming that we'll be discussing is the primitive subsistence farming. Now as the name suggests, primitive stands for something that is outdated, जो पुराने ज़माने का हो. So ये वो agriculture है जहाँ पे कोई modern farming methods या mechanized tools use नहीं होते. पुराने ज़माने में हो डाव इस टाइप के या प्लो इस टाइप के जो टूल्स यूज़ होते थे उन्हीं टूल्स को यूज़ करके एग्रीकल्चर किया जाता है और क्रॉप्स उगाई जाती हैं. ये एग्रीकल्चर कंपैरेटिवली वो है जिसमें थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट होती है. स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स इसको प्रैक्टिस करते हैं. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट ये वाला एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड. छोटे छोटे लैंड के पीसेस पे ये एग्रीकल्चर होता है. देन क्योंकि बहुत लार्ज स्केल एग्रीकल्चर नहीं है तो बहुत ज़्यादा लेबरर्स को हायर नहीं किया जाता. फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स मिलके ही अपनी फील्ड को सो और हार्वेस्ट कर लेते हैं. सो ओनली फैमिली लेबर और कम्युनिटी लेबर इज यूज्ड इन दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर. ये वाले एग्रीकल्चर में फार्मर्स की डिपेंडेंस काफ़ी हद तक नेचुरल फैक्टर्स पे होती है. लाइक दे डिपेंड ऑन मॉनसून फॉर बेटर क्लाइमेट और दे डिपेंड ऑन मॉनसून फॉर देयर वाटर रिक्वायरमेंट्स. बहुत इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है. देन बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स भी यूज़ नहीं होते. एंड फार्मर्स डिपेंड ऑन द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. दिस एग्रीकल्चर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में प्रैक्टिस होता है. लोगों की लाइफ से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है. इट इज़ नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. Like in northeastern states, it is called Joming. Then छत्तीसगढ़ में there's a place called बस्तर जहाँ पे इसको दीपा कहते हैं. फिर मणिपुर के एरिया में इसको पमलाओ कहते हैं. Maybe my pronunciation is wrong, but that is how it is written in the NCERT. बाकी NCERT को आप रेफर करेंगे. So there are a lot of names that are given. सारे नेम्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. जो बॉक्स में दे रखे हैं दे जनरली डोंट कम इन द पेपर. बॉक्स के ऊपर जो पैराग्राफ में दे रखे हैं दे कैन डेफिनेटली बी आस्क्ड. Then coming back to what slash and burn agriculture is, slash and burn में होता क्या है that farmers find a suitable patch of land. पहले एक land ढूंढते हैं जो उनके लिए suitable हो. They clear that land to be wild plants, trees grow कर रहे हैं, उनको हटाया जाता है. उनके प्लेस पे they start growing their own crops. Then जो भी cereals वगैरह उनको cultivate करने हैं, they start growing them. Then once they are harvested, they grow their crop again. This continues for a couple of years. कुछ समय तक ऐसा होता रहता है. And once farmers feel कि उनके लैंड की फर्टिलिटी कम हो गई है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई है, देन वो दूसरा पैच ऑफ लैंड ढूंढते हैं, उसको क्लियर करते हैं एंड उस पर कल्टिवेट करते हैं. Therefore, slash and burn agriculture is also known as shifting cultivation because farmers keep shifting from one place to another अपना agriculture करने के लिए. Now the second type of farming is intensive subsistence farming. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो है जो कि उन एरियाज में करते हैं जहाँ पे देयर इज एनॉर्मस प्रेशर ऑन लैंड क्योंकि उन एरियाज की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है. इट इज़ प्रैक्टिस इन दोज एरियाज जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है. पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण फार्मर्स के ऊपर प्रेशर होता है कि वो कम लैंड से ज़्यादा फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर सकें सो दैट ज़्यादा पॉपुलेशन की डिमांड्स को मीट किया जा सके. So the first factor that influences this kind of farming is that farmers को बहुत ज़्यादा ऐसे biochemical inputs, irrigation, fertilizers को use करना पड़ता है so that छोटे से land से maximum production निकाली जा सके. Then secondly, क्योंकि इन areas में population बहुत ज़्यादा है
तो जायज़ सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी। सो जनरली ये एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है जहाँ पे मशीन्स से ज़्यादा ह्यूमन लेबर को यूज़ किया जाता है। Now, when you will read your NCERT, there is a line that is written that the right of inheritance has rendered the size of land holding very uneconomical. अभी लाइन बहुत भारी भरकम साउंड करती है. What does this mean? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स कि हमारे यहाँ ऐसा रूल है कि जब एक इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी या उसका जो लैंड है इट गेट्स इक्वली डिवाइडेड अमंग ऑल हिज और हर चिल्ड्रन. सो उसके कारण जब ये प्रोसेस सक्सेसिव जनरेशंस तक कंटिन्यू होता रहता है, लैंड कीप्स ऑन डिवाइडिंग, द प्रॉपर्टी कीप्स ऑन डिवाइडिंग, तो लैंड का जो साइज है वो छोटा होता जाता है. एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट कम्प्लीटली बिकम्स अनइकोनॉमिकल और अनप्रॉफिटेबल टू कल्टिवेट ऑन दैट लैंड. क्योंकि अब चाहे बड़े लैंड को कल्टीवेट करें या फिर छोटे से पीस को कल्टीवेट करें, इरिगेशन में जो ट्यूबवेल को इंस्टॉल करने की कॉस्ट है वो तो उतनी ही आएगी, ट्रैक्टर खरीदेंगे तो कॉस्ट उतनी ही आएगी. लेकिन जब बड़े लैंड को कल्टीवेट कर पाते हैं तो इन सारे फैसिलिटीज़ को यूज़ करके आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्शन होती है इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स. लेकिन जब छोटे लैंड को कल्टीवेट करते हैं तो वही ट्रैक्टर, वही इरिगेशन की कॉस्ट को बियर करके भी थोड़ी सी ही प्रोडक्शन हो पाती है. सो प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है. सो अगर बहुत छोटे से लैंड होल्डिंग साइज को कल्टीवेट किया जाए सो दैट लैंड बिकम्स अनप्रॉफिटेबल आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. सो यहाँ पे वही लिखा है बुक में कि जब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के कारण हमारे यहाँ बहुत सारा लैंड ऐसा है जो अनइकोनॉमिकल हो चुका है बिकॉज ऑफ इट्स साइज, बट इवन देन क्योंकि ये वाली प्रैक्टिस हाई पॉपुलेशन एरियाज में होती है तो फार्मर्स उसी छोटे से लैंड से ज़्यादा कल्टीवेट करने की कोशिश करते हैं और इसका एक एडवर्स इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है सॉइल की फर्टिलिटी पे और लैंड की क्वालिटी पे. It ultimately leads to degradation of soil as well as degradation of land. Then the third kind of agriculture that is done in India is commercial agriculture or commercial farming. अब कमर्शियल फार्मिंग वो है जिसका होल सोल पर्पस केवल और केवल फैक्ट्रीज को सेल करना है. इसका पर्पस केवल मार्केट में सेल करना होता है. देयरफॉर ये बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्केल पे ये वाला एग्रीकल्चर होता है. इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन अ वेरी लार्ज पीस ऑफ लैंड. सारे बड़े बड़े मशीनरीज, मैकेनाइज्ड टूल्स को यूज किया जाता है. बेसिकली हम इसको कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर कह सकते हैं बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, चाहे अब वो इन्वेस्टमेंट लैंड में हो, HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स में हो, या फिर बड़े बड़े टूल्स, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स में हो. सो दिस इज अ कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर और इसका मेन पर्पस केवल मार्केट में सेल करना और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है. ना कमर्शियल फार्मिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर. प्लांटेशन एग्रीकल्चर में भी एक सिंगल क्रॉप को बहुत बड़े लैंड पे ग्रो किया जाता है. सो सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ वेरी लार्ज पीस ऑफ लैंड. इसमें बहुत कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स को यूज़ किया जाता है. बहुत HYP सीड्स, हैवी डोज ऑफ केमिकल इनपुट्स आर यूज्ड. ऑल्सो कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स ऐसी होती हैं लाइक टी और कॉफ़ी जिनमें कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स के साथ साथ बहुत लेबर को भी यूज़ किया जाता है. सो टी की कल्टिवेशन इज अ लेबर इंटेंसिव कल्टिवेशन. देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमन एफर्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू ग्रो टी, दैट इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट टी. स्पेशली हार्वेस्टिंग के टाइम पे सारा काम मैनुअली होता है टी कल्टिवेशन में. सो टी कल्टिवेशन का एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हो जाता है माइग्रेंट लेबरर्स. प्लांटेशंस में ऐसे बहुत सारे लेबरर्स होते हैं जो आसपास के एरियाज से शिफ्ट हो जाते हैं इन द प्लांटेशन और नियर द प्लांटेशन इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो ऐसे ही लेबरर्स को हम माइग्रेंट लेबरर्स कहते हैं. इंडिया में टी एंड कॉफी आर द टू मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स. और भी क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर में, बट दीज टू आर द मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स. फिर क्योंकि प्लांटेशन एग्रीकल्चर का होल सोल पर्पस होता है मार्केट में सेल करना, इंडस्ट्रीज तक सामान को पहुंचाना, सो दैट दीज क्रॉप्स कैन बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल. और क्योंकि इतने बड़े स्केल पे होती है तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के सक्सेस के लिए हमें एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. जब तक एक अच्छा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप नहीं होगा तब तक इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर टू अचीव सक्सेस. Now read till page 35 of your geography NCERT and then resume the video again. अभी हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इंडिया में एग्रीकल्चर कितने तरीके का होता है, लेकिन क्योंकि इंडिया में जो क्लाइमेट है वो पूरा साल सेम नहीं रहता, सो देयर आर डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स आल्सो दैट आर फॉलोड इन इंडिया. इंडिया में बहुत सारे सीजन्स हमें देखने को मिलते हैं, बी इट समर, मॉनसून, विंटर, एटसेट्रा.
सो डिपेंडिंग ऑन द सीजन एंड डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट हम लोग अपने एग्रीकल्चर को 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन्स में डिवाइड करते हैं। तो 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं हमारे राबी, खारिफ एंड ज़ैद। अभी राबी और खारिफ मेन है, ज़ैद सीजन छोटा सा सीजन होता है तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ राबी सीजन हमारा वो सीजन है, वो वाली क्रॉप्स जो पूरे विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। सो राबी सीजन की जो क्रॉप्स हैं उनको अक्टूबर दिसंबर के आसपास सो कर देते हैं एंड अप्रैल और जून के आसपास उनको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। सो जो पूरा विंटर सीजन होता है हमारा वो राबी क्रॉप्स का सीजन होता है। जनरली वीट, मेज, बार्ले जैसी क्रॉप्स को हम राबी सीजन में ग्रो करते हैं एंड इंडिया में पंजाब, हरियाणा और मोस्टली जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पे राबी सीजन की क्रॉप्स को ज़्यादा ग्रो करा जाता है। राबी सीजन के ऑपोजिट खारिफ सीजन वो वाला सीजन है जहाँ पे हम मॉनसून में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। अब क्योंकि मॉनसून में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो द मेन रीजन इज कि ये वो क्रॉप्स होती हैं विच रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर फॉर द कल्टिवेशन। खारिफ सीजन में वो वाली क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं जिन्हें ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। सो जनरली इन वाली क्रॉप्स को जस्ट मॉनसून से पहले सो करते हैं या मॉनसून के स्टार्टिंग में सो करते हैं। पूरा मॉनसून ये वाली क्रॉप्स उगती हैं एंड सितंबर अक्टूबर के टाइम पे इन क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर दिया जाता है। जनरली पैडी मीन्स चावल ओनली, राइस ओनली। तो पैडी, मेज, ज्वार, कॉटन ये वाली क्रॉप्स ऐसी हैं जिनको खारिफ सीजन में ग्रो करते हैं। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू लर्न इज कि जितने भी बुक में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं क्रॉप्स के, गो थ्रू देम वेरी थॉरोली, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था 3 मार्क्स में। बहुत सारी क्रॉप्स लिखी हुई थी एंड स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू डिस्टिंग्विश कि बताइए कौन सी राबी है और कौन सी खारिफ है। अभी राबी सीजन और खारिफ सीजन के बीच में जो 2-3 महीने का एक छोटा सा गैप होता है, जनरली उसको हम ज़ैद सीजन कहते हैं। और हमारे काफ़ी सारे फ्रूट्स या मेलन्स, मस्क मेलन, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, शुगर केन, ये वाली क्रॉप्स हम ज़ैद सीजन में ग्रो करते हैं। शुगर केन इज वन क्रॉप जिसे ग्रो होने में तकरीबन पूरा साल लग जाता है, पूरे साल खेती होती है शुगर केन की। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी क्रॉप्स लाइक क्यूकम्बर, वाटरमेलन एटसेट्रा व्हिच आर ग्रोन ड्यूरिंग दिस ज़ैद सीजन। Now read till first column of page 36 of your geography NCERT and then resume the video again. So that was it for this video. In the next video, we'll be covering all the major crops that are grown in India. If you like this video, please give it a big thumbs up and share it with your friends. If you haven't yet subscribed to my channel, please click here. The complete playlist of this chapter, please click here. And for the next part of this video, please click here.